2022 के 365 दिन सामने खड़े हैं और मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा यानी कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, देश में प्रदेश में राजनीति की क्या स्थिति होगी और खास तौर से अभी इस साल की शुरुआत में ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब, इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2022 में खत्म होगा। तो इन 5 राज्यों के चुनावों में क्या गति होगी, वहां कौन कौन से लोग प्रतियोगिता में हैं और आगे चलकर सत्ता के सबसे निकट कौन पहुंचेगा, इस सब की चर्चा आज हम यहां इस कार्यक्रम में करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये जो चुनाव है तकरीबन 18 करोड़ जनसंख्या के लिए होगा। इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या 14 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे पहले बात निकटतम प्रतिद्वंदी। अभी तो सत्ता में एक दल है और उनका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन दिखाई देता है? सबसे जोर शोर के साथ जनाब अखिलेश यादव। 1 जुलाई 1973 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है और ये सही भी है, समझी जाती है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इनकी कन्या लग्न है और लग्न का स्वामी लग्न से एकादश है। तो प्राप्ते च कन्या लग्ने लग्ने से एकादशी गते बुध शुक्र समायुक्तौ शनि केतुश्च तत्रैव संस्थिते चंद्रो यदि सूर्य समन्विते सप्तमे भौम स्थिते वापि च पंचमे गुरुर्गते नीच राशि घरे गते गुरौ चतुर्थे राहु स्थिते वापि। यानी कि कुल मिलाकर के और इनकी महादशा केतु की चल रही है और केतु का गोचर इस समय इनकी जन्मपत्रिका में, तो ये जो अष्टम स्थान से संबंध केतु के गोचर का बन रहा है, केतु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा में अंतर्दशा दर्शनीय है। तो ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन तमाम चीजों के चलते ये बड़े जोर शोर से शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत से ही इनके किले में, इनकी गढ़ी में सेंध लगती रहेगी। अब वो सेंध कैसे लगेगी? सत्ता लगाएगी, विपक्ष लगाएगा, उनके प्रतिद्वंदी लगाएंगे, उनके साथी लगाएंगे, कौन लगाएगा ये एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन केतु में गुरु की अंतर्दशा 10 मार्च 2021 से 14 फरवरी 2022 तक रहेगी और इनकी जन्मपत्रिका में गुरु को भले ही केंद्राधिपत्य दोष हो, गुरु भले ही नीच के हो, लेकिन अभी जो गुरु का गोचर है वो रोग और शत्रु स्थान पे है। तो स्थान हानि करो जीवा, इनको रोग और शत्रुओं से हानि और ये रोग और शत्रुओं की हानि दोनों परस्पर एक दूसरे की हानि करेंगे। लेकिन ये भूलना ठीक नहीं है कि अच्छा, और गुरु की दशा तुरंत जाने के तुरंत बाद केतु में शनि का अंतर शुरू होगा 14 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2023, जो इनको कुछ सपोर्ट करेगा, इनके लिए मददगार होगा। लेकिन ये सत्ता का सुख तभी भोग पाएंगे जब ये भीतरघात से, जब ये षड्यंत्रों से बचेंगे। और अब जो दूसरी जन्मपत्रिका हम इस सिलसिले में चर्चा करेंगे वो है मायावती जी की। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेता मायावती जी सत्ता में आने की, सत्ता की होड़ में शामिल है। उनकी जन्मपत्रिका में मंगल की दशा चल रही है और मंगल उनकी जन्मपत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड है, पंचम स्थान का लॉर्ड है, बड़ा शुभ है। तो अंदर अंदर जो अंडर करंट बह रही है इस समय सत्ता के सबसे निकटवर्ती मायावती जी की जन्मपत्रिका, अगर ये जन्मपत्रिका सही है जो मेरे पास है, तो सत्ता के सबसे निकट मायावती जी की जन्मपत्रिका। और अब चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की जन्मपत्रिका की। योगी आदित्यनाथ जी की जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी जन्मपत्रिका में कुंभ राशि में चंद्रमा है इनके जन्म के समय, और अभी कुंभ राशि में गुरु पहुंच गया है। तो चंद्रमा के साथ गुरु जब गोचर करेगा तो यह राजयोग का निर्माण करेगा।
लेकिन याद रहे कि 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव भी यहां मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे और चंद्रमा और शनि जैसे ही एक जगह इकट्ठे होते हैं एक स्थिति क्रिएट होती है डार्क हॉर्स। यानी आप यूं समझिए कि आपने घोड़े की आंख में पट्टी बांध दिया और उसको चलने को कहा, तो अब घोड़ा पहाड़ पे चढ़ेगा, सरपट दौड़ेगा, खाई में गिर जाएगा, नोबडी नोस। शनि और चंद्रमा, जन्मकालिक चंद्रमा के साथ शनि की युति 29 अप्रैल 2022 के बाद योगी जी की जन्म पत्रिका में डार्क हॉर्स क्रिएट करेगी। जबकि अभी इस समय गुरु और चंद्रमा, जन्मकालिक चंद्रमा के साथ मिलकर गुरु राजयोग बना रहा है। दोनों ही चीजें आप ज्योतिषी से ये अपेक्षा मत करिए कि हमें सिर्फ ये बताओ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पूरी बात जानिए और खुद तय कीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी देखिए, जो ये कहती है, ये चीजें कहती हैं, जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की संभावना ही न्यून है। उत्तर प्रदेश में चुनाव टल सकते हैं, लेकिन अगर ये चुनाव 29 अप्रैल के बाद हुए तो ये स्थिति योगी जी की जन्म पत्रिका के लिए फेवरेबल होने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा अभी योगी जी की जन्म पत्रिका में चौथे और 10वें घर के बीच राहु और केतु दोनों का गोचर है। जन्मकालिक सूर्य के साथ राहु है और चौथे घर में केतु मंगल के साथ बैठा है, जो सुख चैन छीन लेने पर आमाता है। केतु सुख चैन छीनना चाहता है। राहु 10वां राहु तो राज्य कार्य का है, लेकिन उसी अप्रैल के महीने में राहु भी अपना स्थान बदल देगा। यानी ये जो राजकीय संयोग है, ये राहु 10वें घर से निकलकर 9वें घर में आ जाएगा अप्रैल के दूसरे हफ्ते के। यानी 29 को शनिदेव बदलेंगे, 13 को गुरु महाराज, उसके एक दिन पहले 12 तारीख को राहु राज्य से निकलकर भाग्य स्थान पर आ जाएंगे और 9वें घर में राहु बहुत शुभ फल देंगे। ये बात नहीं समझी जाती। तो इसलिए योगी जी की जन्मपत्रिका को इस एंगल से देखना कठिन है। डगर पनघट की इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पनघट की डगर आसान भी नहीं है। अखिलेश जी से ज्यादा आसान है, मायावती जी से कम आसान है और कठिन है। तो क्या फैसला होने जा रहा है? उम्मीद है कि आप ग्रहों की इस स्थिति को देखकर स्वयं अनुमान लगाएंगे, स्वयं समझने की चेष्टा करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये सारी जनपत्रियां जितने हमारे पास हैं, ये सारी जनपत्रियां, इनमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ गलत है। तो कुछ जो स्मार्ट नेता हैं वो बताते हैं ना कि नहीं उन्होंने कहा तो था, लेकिन वो क्या है, दैट इज नॉट माई एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, वो तो गूगल वाली है। सर, प्रश्न कुंडली जिसकी हम लोग इस समय विचार कर रहे हैं, प्रश्न कुंडली बिल्कुल सही सही बताएगी। और भारत जिस समय आजाद हुआ था तो वृषभ लग्न की जो जन्मपत्रिका और तीसरे घर में अनेक ग्रहों का योग, वो स्थिति कोई नहीं बदल सकता, वो बदली नहीं कर सकता। आते हैं पंजाब पर, आते हैं मणिपुर में और गोवा में। गोवा में जनमानस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो ग्रहों की स्थिति है वहां मतदाता अपना निर्णय कर चुका है और निर्णय बिल्कुल साफ सुथरा आएगा, एक तरफ आएगा। कोई बहुत एक वोट और एक सीट और 2 सीट वाला झंझट इस बार नहीं होगा। चीजें बिल्कुल साफ सुथरी होंगी। किसके पक्ष में होगा ये कहकर मैं लोगों के विचार को प्रभावित नहीं करना चाहता। अब आती है बात पंजाब की। तो देखिए, पंजाब की जब हम चर्चा करते हैं तो पंजाब कुछ डायनेस्टीज के बीच में बटा हुआ है। न मैं चन्नी जी का नाम ले रहा हूं, न मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम ले रहा हूं, न मैं माननीय बादल जी का नाम ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन वही सरकार सत्ता में बैठेगी जो सनातन धर्म का पोषण नहीं करने वाली होगी। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से सनातन धर्म का पोषण करने वाली पार्टी उनके सत्ता में बैठने की मददगार साबित होगी। ऐसा क्यों और कैसे होगा, ये राजनीतिक विश्लेषक बता सकते हैं। कांग्रेस की वहां क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।
लेकिन कुछ कहने को है ही नहीं, पूरी चीजें स्पष्ट हैं आपके सामने। लेकिन अब बची आपकी मणिपुर की सरकार। तो मणिपुर की सरकार के बारे में बिल्कुल 2 शब्दों में बता दूं कि पिछले कुछ लगभग 20 वर्षों में जिन लोगों ने उत्तर पूर्व के राज्य की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है, तो उस डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करने वालों को मणिपुर में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं, अब आप जानते हैं कि कौन विजित होगा। मैं उसका नाम मैं आपको यही बता रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी बदलने की चेष्टा करने वालों को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ेगा मणिपुर में। और अब बातचीत इस वर्ष होने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। अब सवाल यह कि विधानसभा का कार्यकाल तो 7-8 जनवरी तक है 2023, लेकिन उसके पहले ही चुनाव हो जाने हैं। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 में इसको चुनाव होंगे। और जिस अवधि में हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहे होंगे, देखिए हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक रेखांकन है वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश की तुला लग्न है। दूसरे स्थान पर शुक्र, मंगल और गुरु है। तीसरे स्थान पर चंद्र, बुध। चौथे घर में सूर्य, पांचवें घर में राहु। सप्तम स्थान पर नीच का शनि। हालांकि तुला लग्न में सारी चीजें कालपुरुष की जन्मपत्रिका के उल्टे ही होती। पहली बार 68 सीटों वाली इस विधानसभा के चुनाव में थोड़ी गहमा गहमी, थोड़ा कुछ फायर वर्क्स भी दिखाई देंगे, यानी कुछ नरम गरम दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। और वहां भाजपा की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी नीचे आती लग रही है। अब ये नेताओं को तय करना है कि मत प्रतिशत नीचे आता है या सीटें नीचे आती, ये नेताओं को तय करना है। मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता जो जनमत को प्रभावित करे, ये लेकिन संभव नहीं। मैं केवल इंगित कर सकता हूं वहां कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी की जनपत्रिका उस समय जो है वो जनपत्रिका विवाद की स्थिति में है। वो जनपत्रिका थोड़ी कमजोर पड़ रही है, वरना अगर वो अपने को मजबूत करके चले तो हिमाचल प्रदेश में दे कैन डू बेटर। और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में अपने युवा नेताओं की जबान पर अंकुश रखना होगा, अन्यथा की स्थिति पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। और दिसंबर 2022 में होने वाले गुजरात के चुनावों के लिए हमने जिन चीजों का आकलन किया है, जिन लोगों और स्थान की ग्रह स्थिति का आकलन किया है, वो है गुजरात की भौगोलिक स्थिति, भारत भूमि, भारत की स्वतंत्रता की स्थिति और गुजरात राज्य के निर्माण की स्थिति के अलावा हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल जी जो एनडीए के हैं, हमने जगदीश ठाकुर जी जो कांग्रेस के और संप्रग और छोटू भाई बसाव की बीटीपी पार्टी, भले उन्होंने उनकी 2 सीटें हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने जो मत प्रतिशत हासिल किया था, इसे हमने इन सब का अध्ययन किया। और यह समेकित अध्ययन हमें यह बताता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत और सीटें दोनों में इजाफा होने की संभावना है। और गुजरात की जनता निश्चित रूप से जातिवादी आधार पर चुनावों को छोड़कर विकासवादी आधार पर चुनाव करना पसंद करेंगे। इस तरह जातिवादी राजनीति करने वाले लोग दिसंबर 2022 के चुनाव तक और जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके मद्देनजर वैसे भी गुजरात के लोग बहुत प्रगतिवादी हैं, तो ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग इस बार थोड़ा दबेंगे और विकास की बात करने वाले लोग थोड़ा आगे आएंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का या अंतर्राज्यीय नेताओं का, ऐसे नेता जो उस राज्य में नहीं है जहां चुनाव हो रहा है फिर भी उस राज्य में दौरा कर रहे हैं, तो उस जो क्षितिज है उसका, उस आकाश पर किसका क्या प्रभाव होगा। तो गोवा के चुनाव में और मणिपुर के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारे केंद्रीय नेताओं, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी, इन सब लोगों का जो प्रभाव है, इसका क्षितिज 63% होगा। ममता बनर्जी जी का मणिपुर में जो प्रभाव है वो 35% के आसपास होगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1.5% के आसपास होगा। पंजाब के चुनाव में भी करीब 1 से 1.25% के बीच होगा। गोवा के चुनाव में वो कोशिश करेंगे कि 6% के आसपास ग्रैब करने की,
ग्रैब करने में सफल हों। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2.5 से 3% रहेगा, पंजाब चुनाव में 18% के आसपास रहेगा, मणिपुर के चुनाव में 0 के करीब रहेगा। वैसे वो कोशिश वहां 1-1.5% की करेंगे। शरद पवार जी इनमें से कुछ चुनावों में, जैसे खासतौर से गोवा के चुनाव में अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि पंजाब में भी उनसे राय मशवरा कर लिया जाए, लेकिन वो कितने सफल होंगे अभी उनकी जनपत्रिका देखकर लगता है कि उन्हें समय अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस विश्लेषण से आने वाले चुनाव का नक्शा आपकी नजरों के सामने साफ होगा। आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और चलते चलते एक बात और कह दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्व हिंसा होती है तो इससे 0.7% वोट भारतीय जनता पार्टी के कम होंगे और 2.34% वोट भारतीय जनता पार्टी के बढ़ेंगे। देखिए, मैं और पार्टियों के भी वोट घटे बढ़ेंगे, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक पार्टी का आंकड़ा दे रहा हूं और उस आंकड़े से आपको समझने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। अगर चुनाव पूर्व हिंसा जिसकी संभावना वृश्चिक का मंगल बहुत जोर शोर से कर रहा है, बहुत जोर शोर से मंगल एक्सप्रेस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्व हिंसा की संभावना है। अब वो हिंसा ये भी हो सकता है कि महामारी के जरिए हिंसा हो जाए, जनधन की हानि हो जाए, लेकिन अगर हिंसा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के वोट 0.7% कम होंगे और 2.34% बढ़ेंगे। आप पूछ सकते हैं भाई कम भी होंगे बड़े होंगे, घटा बढ़ा के बताओ। नहीं, वो लोग जो बीजेपी को वोट देना चाहते थे उसमें से 0.7% लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो लोग जो कभी वोट डालने नहीं जाते, ऐसे 2.34% लोग वोट डालने जाएंगे। तो हमारी समस्त शुभकामनाएं सभी पार्टियों के साथ हैं, सभी नेताओं के साथ हैं। हमारी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ हैं जो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, जो मानवता के हित में सोचते हैं, जो भारत के हित में सोचते हैं। जय हिंद,